गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाल को आज अपन बात कर रहे हैं बुक 2 के पीवाईक्यू की, यानी चैप्टर 9, 10, 11, 12 इन सब में से कौन से सवाल आ रहे हैं 12 ये आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुर्सी की भी टाइट कर लो क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यही वो सवाल है जिसमें बच्चों के नंबर जो है कट रहे होते हैं, तो इसलिए जरा ध्यान से देखना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, 3 दिन पहले हम लोगों ने सीयूटी को लेकर के एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। मैं प्राइवेट में वो वीडियो लगा दूंगा, जाके उसको देख लेना। और गेस्ट पेपर तो आ ही रहा है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बीइंग हाईलाइटेड अबव, यानी कि ऊपर इनमें से कोई डिविडेंड डिसीजन का फैक्टर है जो हमें यहां पर बताना है। ठीक है जी, पहले चारों देख लो डिविडेंड डिसीजन के हैं क्या। कैश फ्लो पोजीशन भी ठीक है, शेयर होल्डर प्रेफरेंस भी होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये चारों डिविडेंड डिसीजन के ही फैक्टर हैं। तो इन चारों में से कोई एक जवाब है। लेट्स चेक इट आउट। तो मुद्रो इंफ्राटेक गॉट अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो शॉर्ट टर्म ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ दिख रहा है मुझे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो बन सकता है कि लंबे समय के लिए नहीं हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, फॉर 2 villas within the period of 10 months with an expectation to earn huge amount of profit. ठीक है, the work manager accepted this challenge and completed the work within the given time period. ठीक है, the profit of the company went up by 40% for a temporary order. टेम्पररी ऑर्डर, स्टेबिलिटी है ये, है ना। यहीं पे मैं स्टेबिलिटी पे टिक कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं पहले पढ़ लो आगे, फिर रीजन बताऊंगा। द फाइनेंस मैनेजर वाज अवेयर दैट द कंपनी वुड नॉट अर्न दिस ह्यूज प्रॉफिट इन द न्यू ईयर। देखो यहां आ गया कि कंपनी इस साल तो अच्छा कमा गई पर अगले साल शायद अच्छा ना कमा पाए। सो दे ही डिसाइडेड नॉट टू इंक्रीज डिविडेंड, तो इसलिए उसने डिविडेंड नहीं बढ़ाया। तो बताइए कौन सा फैक्टर है। तो भाई सीधी सी बात है, इस साल प्रॉफिट हो गया, अगर इस साल ज्यादा डिविडेंड दे देंगे तो अगले साल हम बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पर जो सही जवाब है, जो फैक्टर यहां पर अफेक्ट कर रहा है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, की हम सेम ही अमाउंट का डिविडेंड दे, एकदम से ज्यादा प्रॉफिट होने पे ज्यादा डिविडेंड ना देते। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, काफी अच्छा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, सही आंसर स्टेबिलिटी। हाँ भाई, क्या पूछा है इसमें। द फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर डेप्थ अपॉन इक्विटी की चॉइस का। ठीक है, देखते हैं। A public issue of equity may reduce the management holding in the company and make it vulnerable to take over. आंसर आ गया, ये आंसर। होल्डिंग कम करना, तो जब हम बेसिकली नया इशू करेंगे तो हमारी होल्डिंग कम हो जाएगी, यानी हमारा कंट्रोल जो है वहां से निकल जाएगा। ठीक है, दिस फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी, स्पेशली इन कंपनीज इन विच द करंट होल्डिंग ऑफ द कंपनी इज ऑन द लोअर साइड। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा जवाब कंट्रोल है, क्योंकि हम ज्यादा इक्विटी देते हैं तो ज्यादा इक्विटी देने से कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, और हम मैनेजमेंट में अपना स्टेक खो देते हैं। तो यहां पर इसने यही बात कही है कि हमारे पास मैनेजमेंट में अपना स्टेक ऑलरेडी कम है, तो भैया और इक्विटी देने से हम कंट्रोल को खो देंगे। बिल्कुल सही जवाब है, कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन डिस्कस्ड अबोव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अलाउ डोवेक्स टू पे हाई डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को देखो यहां पर है ना, क्वेश्चन अच्छा किया है, इसने स्पेसिफिकली पूछा है वो फैक्टर बताना है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो हाई डिविडेंड पे कर सकती है, पे हाई डिविडेंड। तो यार देखो, बिना क्वेश्चन पढ़े मेरे को एक चीज तो दिख रही है कि मैं हाई डिविडेंड कब दे सकता हूं, जब मेरे पास बेहतर कैश फ्लो हो। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, नॉट श्योर, हो सकता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन तो कहीं लगेगा नहीं, लीगल कंसेंट भी नहीं लगेगा। हाई डिविडेंड में तब भी दे सकता हूं जब मेरे पास इजी मनी आ रहा हो, यानी कि आसानी से पैसा आ रहा हो, यानी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इन दो कंडीशन में मैं हाई मनी दे सकता हूं, मतलब हाई डिविडेंड दे सकता हूं, अच्छा डिविडेंड दे सकता हूं। ठीक है, इन चार में से यही दो है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन के ऊपर ज्यादा डिविडेंड देना नहीं। इसने ये पूछा है कि क्यों मैं हाई डिविडेंड दे सकता हूं, तो मैं इसलिए दे सकता हूं
क्योंकि या तो मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, या फिर मुझे मार्केट से पैसा इजीली मिल जाता है। ये दो आंसर हो सकते हैं। चलो देखते हैं। तो डोवेक्स वाज अ लार्ज कंपनी with a renowned name in healthcare industry, specializing in the development of production of life-saving medication and medical devices. With a strong reputation for ethical practices, Dovex attracted a large number of investors who had the great faith in the company future. कैश फ्लो तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर हाँ अच्छा फेथ है कंपनी के फ्यूचर में, मतलब ये कैपिटल मार्केट के एक्सेस बता रहा है मुझे। दिस अलाउड डोवेक्स टू रेज कैपिटल इजीली, ले आ गया रेस कैपिटल इजी, जब भी मुझे चाहिए होगा मुझे पैसा मिल जाएगा। वेन एवर एक्सपेंशन और न्यू प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन, जब भी एक्सपेंशन करना है या नया प्रोजेक्ट लेना है मुझे इजीली पैसा मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी एज अ रिजल्ट, देखो एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू पे हाई डिविडेंड, और इसी वजह से मैं अच्छा डिविडेंड दे पाऊंगा। ठीक है, सो कैश फ्लो पोजीशन की तो बात पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं की गई है। सो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए एक्सेस टू कैपिटल मार्केट की, मेरे पास कैपिटल मार्केट का इजी एक्सेस है, मैं जब चाहूंगा पैसा मुझे मिल जाएगा और इसलिए मैं ज्यादा डिविडेंड दे सकता हूं। लेट्स चेक इट आउट। बिल्कुल सही जवाब। अरे क्या बात है, मजे मजे हो रहे हैं। तो चलो अगला सवाल। क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, देखो चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन टेढ़े आते हैं। ये डिसाइडिंग चैप्टर है कि आप टॉपर बनोगे या मीडियोकर रहोगे। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 4। डैश रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। अरे ये तो क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यार। ठीक है, तो डेफिनेशन ही दे रखी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है तुम्हें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। ठीक है जी, अगला सवाल करें। अगला सवाल ये रहा। भाई साहब बहुत सारे एमसीक्यू आए थे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंस ठीक है, देखते हैं चारों को। डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीज है। लो पहला ही हो गया। अब भाई साहब फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो वेस्ट कैसे बढ़ेगा, डुप्लीकेसी कैसे बढ़ेगी। ठीक है, एंड गैप्स इन प्लानिंग कैसे बढ़ेगी। प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि डुप्लीकेसी कम हो, ताकि वेस्टेज कम हो। तो भाई पहला ही मेरा आंसर हो जाएगा, पर बाकी एक बार पढ़ लेते हैं ना तीनों को, क्या पता और कुछ हो। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन, ये तो सही बात है। इट प्रोवाइड लिंक, ओके। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बिजनेस शॉक, ये तो तीनों ठीक है। ये तीनों फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, पर ये तो इंपॉर्टेंस क्या फाइनेंशियल प्लानिंग को बर्बाद कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ओके, तो डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीजेस वेस्ट, डुप्लीकेशन एंड एफर्ट, सॉरी ऑफ एफर्ट एंड गैप्स इन प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है, आसान है, इजी। चलो अब देखते हैं बड़े क्वेश्चन। ओके देखें, चलो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू फैक्टर, यहां से पढ़ते हैं स्टडी को, अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के दो फैक्टर यहां पे कहे गए होंगे, अपने को वो बताने। तो पहले अपने दिमाग में फिक्स फैक्टर के सारे रिक्वायरमेंट देख लो, टेक्नोलॉजी कौन सी है, स्केल कितना है, कहां कहां बेचना है, ठीक है, और बेसिकली ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कितना है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं अपने अर्धे से, उन सबको अपने दिमाग में बिठाओ। अब देखो करते हैं। तो कनव आफ्टर पासिंग आउट द कॉलेज विद स्पेशलाइजेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी was determined to start a solar power plant। ठीक है, the venture required heavy investment, ये देखो फिक्स कैपिटल की बात हुई, in plant and machinery and less in manual power, ये लो आ गया। टेक्नोलॉजी यूज्ड, टेक्नोलॉजी यूज्ड, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्यादा चाहिए। इसने बोला कि भाई ज्यादा चाहिए क्योंकि हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर हमें कम लगेगी। Kanav invested in the latest solar plant technology and infrastructure and purchased the latest solar panel, inverters in the battery solar system। ठीक है, despite of high risk and sustainable investment, Kanav business has good expansion, growth prospectus, growth prospectus कि आपका ग्रोथ आपको कितना चाहिए। ठीक है, दो हो गए, फिर भी एक बार रीड करते हैं इसको, मैंने दो ही बोला है ना, रीड कर लेते हैं। ठीक है, काम पे आ गया। द वर्ल्ड वाज इंक्रीजिंगली मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन एंड देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड, ये तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव ही हो गया, फॉर सस्टेनेबल पावर सोर्सेस। सो कनव डिसाइडेड टू क्रिएट हाई कैपेसिटी टू मीट द एंटिसिपेटेड डिमांड क्विकली। दिस एंटाइटल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स व्हिच कनव वाज एबल टू अरेंज।
As the year passed, the solar power plant did very well and played a pivotal role in the city. ठीक है, ट्रांसमिशन, ठीक है, वही बात कही गई है। तो भाई टेक्नोलॉजी यहाँ पर बता रहे हैं और ग्रोथ बता रहे हैं, ये दो फैक्टर हैं जो कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट, क्या है जवाब। चॉइस ऑफ टेक्निक बिल्कुल सही है, LIT CIT और ग्रोथ। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही लिखा जा रहा है आज तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर ये लिखा हुआ, एक बार देख लो। आंसर राइटिंग को लेकर हम जल्दी एक वीडियो निकाल देंगे, उसको आराम से देख लेना। अभी आप आंसर फाइंड आउट करना सीखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आंसर लिखने से ज्यादा जरूरी है आंसर फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने में गलती होगी तो लिखोगे क्या, कुछ भी लिख लो, उल्टा ही लिखोगे। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 7, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द अबव पैरा। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, देखो एक है ना, मुझसे वो ले जाओ जड़ी बूटी। जब भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की बात आए तो मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, मोस्ट प्रोबेबली। मतलब हो सकता है कि ना भी हो, पर मोर देन 90% चांस जो होता है ना, वो फाइनेंशियल प्लानिंग का ही होता है। जब भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, हो सकता है इसमें बाकी 10% हो, ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी आ सकता है, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबल चांस जो होता है ना, वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अगर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पूछा है, फाइनेंशियल डिसीजन पूछ लेगा तो फिर वो प्लानिंग, वो क्या कहते हैं, तुम्हारे 3 जो डिसीजन होते हैं ना, वो आ जाएंगे। बट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में ज्यादातर चांसेस होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ही हो। चलिए, तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस अबव, ठीक है, ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? है कोर्स में ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग भी है। तो ये मेरे को तो 90% फाइनेंशियल प्लानिंग ही लग रहा है। हो सकता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं यार, ऐसा सच नहीं है ना। हाँ, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही लग रहा है। चलो देखते हैं। सोमनाथ लिमिटेड वाज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट। In the past, the performance of the company has been up to the expectation. In line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance minister, ठीक है, Delima estimated the amount of fund required. कितना पैसा चाहिए and the timing, कब चाहिए। Thereon begin with the preparation of sales forecast. उसके हिसाब से sales देखना। He also collected the relevant data of profit estimate in the coming year. By doing, he want to be availability of fund, ठीक है, फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज ऑफ बिजनेस। तो ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो छोड़ दो, फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है, और आप अगर ध्यान से देखो ना, तो इसी में ऑब्जेक्टिव किए गए हैं। ये जब फंड चाहिए तब का बताओ, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड वेन एवर नीडेड, ठीक है, वेन एवर नीडेड, जब भी हमें पैसा चाहिए फंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फंड अवेलेबिलिटी वेन एवर नीडेड पहला, और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डोंट रेज फंड अननेसेसरी। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव तो होते ही हैं तुम्हारे फाइनेंशियल प्लानिंग के, मेन तो यही दो होते हैं। और तुमसे आगे पूछे तो बता देना, अपन ये दो लिख के छोड़ते हैं। ठीक है ना, बाकी जो तुम लिखना चाहो तो 1-2 और लिख दो, बाकी मेरे हिसाब से 2 काफी है। ठीक है, चेक करें। ओके, कौन सा कौन सा फाइनेंशियल प्लानिंग है, बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है। और ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। और टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, बिल्कुल सही है, क्या बात है। ओह माय गॉड, दिस द करेक्ट आंसर। इतना ज्यादा सही चोरा है पुरिच भगवान है। चलो आगे बढ़ो, आठवां करें। प्रश्न क्रमांक 8, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन पता करना है अपने को। तो देखो 3 प्रकार के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं तुम्हारे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। तो बस अपने को ये देखना है, पैसे बांट रहा है, पैसे कहीं से बुला रहा है, या फिर पैसे कहीं पे लगा रहा है। तीनों में से जो होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, और उसके 3 फैक्टर बताने, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो, जी मोटर्स इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्रेन। द प्रोडक्शन मैनेजर द कंपनी रिपोर्टेड टू द सीईओ आशीष जैन that one of the machine used in manufacturing sophisticated crane has to be replaced to compete in the market. ठीक है, as other competitors were rushing to the automatic machine of manufacturing, after the detailed analysis were decided to purchase a new automatic machine having the latest technology. पैसा कहीं उसको लगाना है, ठीक है। It is also decided to finance the machine through long term sources of finance. उसने कहा कि फाइनेंस करना है मशीन तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पैसा आएगा। फाइनेंसिंग की बात है तो फाइनेंशियल डिसीजन है इसमें तो। ठीक है, आशीष जैन कंपेयर्ड द वेरियस मशीन डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द मशीन। ये देखो आ गया,
इन्वेस्ट भी उसको करना है जो मैक्सिमम रिटर्न ले, तो ये रिटर्न की बात की गई है। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज्यादा बोलेंगे, फाइनेंसिंग नहीं बोलेंगे। सर क्यों नहीं बोलेंगे फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग इसलिए नहीं बोलेंगे, इसने कहीं ये नहीं बोला कि भाई कैसे आएगा, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करा, इसने बस ये बोल दिया भाई लॉन्ग टर्म से पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा ला रहे हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर पाए, उसको इन्वेस्ट कर पाए और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर पाए। देखो कंपेयर्ड, ये इन्वेस्टमेंट पे इसने जोड़ दिया है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपको रिटर्न देगा। सो करेक्ट आंसर होगा इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। उसके 3 फैक्टर बताने हैं, वो तो आप इजीली बता ही दोगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेक्ट आंसर है। इन फैक्टर्स तो देख लो बहुत सारे हैं, ग्रोथ, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, 50 है इसके, तो उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, कंफ्यूज करने वाला था, इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन पे आपका वोट जा सकता है, बट क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन को इतना डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो बेसिकली हम फाइनेंशियल डिसीजन यहां पर नहीं बोल रहे होंगे, ठीक है जी। अगले सवाल पे आए, प्रश्न क्रमांक 9। देखिए, एक्स लिमिटेड इशू है, ये क्या है, हो अकाउंटेंसी जैसा फ्लो दे दिया है। एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिबेंचर ऑफ 4 लाख एंड 10,000 इक्विटी ऑफ 60 ईच, ठीक है, मैं लिख लेते हैं इसको। डिबेंचर है कंपनी के पास 4 लाख के, ठीक है, और 14% का इनका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और इक्विटी शेयर है तो 10,000 इंटू 60, 6 लाख रुपए के इक्विटी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन द नेट प्रॉफिट, इससे अपने को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, 2 लाख का, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है। द रेट ऑफ टैक्स, टैक्स की रेट दे रखी है 50%, और इंटरेस्ट आपको पता ही है ये रहा 14%, 4 लाख का। तो देखें 4 लाख का 14%, 1 2 1 2 1 2 3 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 56,000 रुपए का ये हो गया इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या है, कैलकुलेट द आरओआई। अच्छा आरओआई निकालो, उसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न मिला, तो प्रॉफिट ये बिफोर टैक्स ही आएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है, टोटल कैपिटल बोल रहा हूं। तो हमें प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, बिफोर इंटरेस्ट ही लेते हैं इसमें, 2 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, 6 लाख की, 4 लाख की, टोटल होगी 10 लाख, ठीक है ना, जिनको अकाउंटेंसी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, इंटू 100, ये हो गया 20%, यानी कि हमें 20% रिटर्न मिला। देखो यार 14% का ब्याज अपन दे रहे हैं, है ना, 14% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 20% मिला है, तो ये तो फेवरेबल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा क्या पूछा इसने, एंड अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर तो बहुत आसान, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं सर, ईपीएस, सर ईपीएस निकालते हैं सर, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले तो प्रॉफिट निकालते, देखो कितना होगा। हाँ भाई, पहला प्रॉफिट है अपना 2 लाख, इसमें से पहले जाएगा इंटरेस्ट, कितना था, 56,000 का था ना, 56,000, 1,44,000, 1,44 हो ना, 56, हाँ ठीक है, माइनस टैक्स, 1,44 का आधा कितना हुआ, 72, बचा कितना, 72, तो ये हुआ 72,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, 10,000 शेयर है ना, 7.2 आपका ईपीएस आ रहा है, अर्निंग पर शेयर आ रहा है 7.2, ठीक है ना, कितना आ रहा है 7.2, की मैं हर शेयर को 7 रुपए कमा के दे रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर हो गया यार, तो ठीक है, अच्छी बात है। स्टेट द रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज फेवरेबल, अरे हम तो कह ही दिया फेवरेबल है भाई, फेवरेबल है, 14% का तू ब्याज दे रहा है, 20% तुझे रिटर्न मिल रहा है, तो 6% का तो तेरे को प्रॉफिट है ही रहा है ना, सो इट इज अ फेवरेबल कंडीशन। एक बार देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ, आराम से देख लो, ठीक है, सिंपल है, चलो बहुत आसान है। ईपीएस हमेशा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लगता है, ठीक है, एक ईपीएस का क्वेश्चन भी है, और क्या बात है यार, पूरा सॉल्व दिया यार, तो क्या बात है, ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, बिल्कुल सही है,
पूरा सॉल्यूशन दिए। क्वेश्चन क्रमांक 10, अब ये अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, यानी कि तुमको 2 केस मिलेंगे, उसमें से एक होगा, मतलब पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखते चलो करते हैं। वेदांश लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल, पे लिखना है पूरा का पूरा। वेदांश लिमिटेड है जिसके पास शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच कितने हो गए टोटल? 10 लाख रुपए हो गए। ठीक है, आगे क्या बोला इसने? आगे बोला है फॉर एक्सपेंशन पर्पस द कंपनी रिक्वायर एडिशनल 5 लाख और चाहिए, जिसके पास 2 अल्टरनेटिव है उसके पास। यहाँ लिखते हैं अल्टरनेटिव, चलो ये लिखते बोले। अल्टरनेटिव नंबर 1 है 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच ले आओ, मतलब या तो शेयर इशू करो। अल्टरनेटिव नंबर 2 है हमारे पास 10% शेयर इशू मत करो, डिबेंचर ले लो, 10% डिबेंचर, टोटल 5 लाख। ठीक है साहब, आगे क्या है? द प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख रुपए। Assuming that the rate of return on investment remain the same after expansion, मतलब एक्सपेंशन होने के बाद जितना प्रतिशत पैसा आप आज कमा रहे हो उतना ही प्रतिशत आप तब कमाओ। 4 लाख नहीं बोल रहा है, ये बोला जितना परसेंटेज आप अभी कमा रहे हो उतना ही तब कमाओगे, मतलब आरओआई जो है वो आपका सेम रहेगा। तो पहले देखो आरओआई निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख, अभी टोटल कैपिटल कितनी है कंपनी की? 10 लाख, तो 10 लाख पे 4 लाख इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 15%। अभी कंपनी 15% कमा रही है। ठीक है, अभी कंपनी क्या कर रही है? अपना 15% जो है, 15 क्या 40%, 15 कहां से लिखा मैंने भाई? 40% जो है पैसा बना रही है। ठीक है, हाँ 15% कहां से लिखा मैंने? 40% पैसा कंपनी बना रही है। तो एक्सपेंशन के बाद कितना बनाएगी पहले वो चेक कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन के बाद, आफ्टर एक्सपेंशन, कहीं से भी करे वो, कंपनी का कैपिटल हो जाएगा 10 लाख पुराना, 5 लाख और जुड़ जाएगा, दोनों में से कहीं से भी जुड़े, 15 लाख। तो 15 लाख का 40%, 15 चौक 60, 6 लाख रुपए जो है ये मेरा हो गया ईबीआईटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट विल रिमेन सेम, इसने कहा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम। भाई जितना हम रिटर्न अभी ले रहे हैं उतना ही लेंगे, तो 40% रिटर्न आ रहा है, अभी भी 40% आएगा, पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट 4 से 6 हो गया। ठीक है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सोर्स से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। टैक्स जो है 50% है, इजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, देखे, चलो देखो भाई, भैया आ जाएगा, लो अल्टरनेटिव नंबर 1, अल्टरनेटिव नंबर 2। सबसे पहले लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, दोनों कंडीशन में आपकी जेब में होंगे 6 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद आप लगाएंगे सबसे पहले इंटरेस्ट। हाँ भाई, अल्टरनेटिव नंबर 1 में तो हम शेयर ही इशू कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा। अल्टरनेटिव नंबर 2 में डिबेंचर इशू कर रहे हैं 5 लाख रुपए के 10%, तो यहां पर जाएगा 50,000 का इंटरेस्ट। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया? इसमें तो वही 6 लाख आया, और इसमें आ गया आपका 5,50,000। अब लगाते हैं अपन टैक्स 50%, इसका हो गया 6 लाख का 3 लाख, और 5,50 का हो गया 2,75,000। ठीक है जी, अर्निंग आफ्टर टैक्स 3 लाख और 2,75 बचा हुआ 50%। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। पहले अल्टरनेटिव नंबर 1 देखो, 3 लाख का तो आपका प्रॉफिट है, डिवाइड बाय शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर पहले थे, 5,000 और इशू कर देंगे तो मेरे हो जाएंगे 15,000 शेयर। ठीक है, इसको काटा 3 0 से 3 0, 15 दूनी 30, 20 रुपए आ गया आपका अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव नंबर 1 यूज करते हैं तो मैं 20 रुपए पर शेयर बनाऊंगा। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि हम अब तो डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 3 0 से 3 0, 27.5। तो अगर मैं लोन पे पैसा उठाता हूं तो मेरे शेयर होल्डर का पैसा होगा 27.5, यानी कि 7 रुपए 5 पैसे 50 पैसे ज्यादा कमाएगा मेरा शेयर होल्डर अगर मैं लोन से पैसा बना रहा हूंगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया आपका उत्तर, उत्तर नंबर
यहां से ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो प्लान बी इज दी करेक्ट आंसर, यानी कि अल्टरनेटिव नंबर 2 सही है। ठीक है, अब जाने से पहले बालकों आप सभी के लिए वो टॉपिक जो मेरे हिसाब से इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लेट्स गो फॉर इट। तो भाई 3 टॉपिक हैं जो मेरे हिसाब से आपके सवाल पूछे जाएंगे। पहला, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल करके जाना, डिविडेंड डिसीजन उसके फैक्टर करके जाना, और कैपिटल स्ट्रक्चर। ये 3 चीजें तो लिख के जाना, करके जाना, क्योंकि यही आने वाली है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। इट इज अ प्रोसेस, तो सीबीएसई 2024 में आया हुआ सवाल है ये। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की पूरी लाइन है जो यहां पे दी गई है। इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो अलोकेट करता है या डायरेक्ट करता है फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम जो है, जिन लोगों का पैसा है वो उठाकर, सिंपल भाषा में बोले तो ये है वो लोग जिनकी जेब में पैसा है, और ये है वो लोग जिनको पैसा चाहिए। तो एक प्रोसेस ऐसा जिसके थ्रू यहाँ का पैसा उठ के यहां जाता है, जनाब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिचौलिया। क्या बोलते हैं? बिचौलिया। और बिचौलिया का सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, यानी कि वो सारे लोग जो पैसे में डील करते हैं, आपका पैसा लेंगे बैंक्स वगैरह और आगे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देंगे। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, अगर आपके पास पुस्तक है तो सीबीएसई 2024 में आया हुआ सवाल है और आपको आना चाहिए। ठीक है जी, चेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2। रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो, असर्शन रीजन का मैं पहले भी समझा चुका हूं, वापस समझा रहा हूं। जब आपके पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है तो पहले हम इंडिविजुअली चेक करते हैं असर्शन सही है क्या, फिर इंडिविजुअली चेक करते हैं रीजन सही है क्या, एंड अगर ये दोनों सही होते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक गलत है तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा जो गलत है, पर अगर ये दोनों सही है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले चेक करते हैं इंडिविजुअली क्या सही है। assertion, when the allocative function is performed well, जब प्रोसेस allocation का सही तरीके से परफॉर्म किया जाता है, scarce resources are allocated to those firms which have the highest productivity of the economy। ठीक है, ये तो सही बात है, जब allocative प्रोसेस होता है तो हम उसमें पैसा डालते हैं जहां से अच्छा रिटर्न मिलेगा। रीजन दिया हुआ है allocative function allocate और डायरेक्ट फंड टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी सही बात है। तो ये दोनों assertion भी सही है, रीजन भी सही है, तो ये तो दोनों गलत होंगे। अब क्या करना है, अब चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? असर्शन रीड करते हैं, बीच में पढ़ते हैं बिकॉज, एंड फिर लगा देते हैं रीजन। और अगर ये सब चीजें सॉर्टेड है, यानी असर्शन बिकॉज रीजन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। और अगर बीच में कुछ टूट फूट मिलती है तो आंसर हो जाएगा बी। लेट्स रीड। व्हेन द allocative function is performed well, scarce resources are allocated to the firm which have highest productivity because allocative function allocate और डायरेक्ट फंड टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब अलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो हम हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाली चीजों में पैसा डालते हैं, क्योंकि अलोकेटिव फंक्शन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। फाइनेंशियल मार्केट अलोकेट और डायरेक्ट फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये देखो, आपको दिख रहा होगा अलोकेट से रिलेटेड 2-3 सवाल अपन ने किए हैं। ये बेसिकली अलग अलग सेट में आए हुए सवाल। सेट नंबर ए में डायरेक्ट आ गया था, सेट नंबर बी में थोड़ा टेढ़ा आया, सेट नंबर 3 में असर्शन रीजन के हिसाब से आया, बट आया एक ही प्रकार का सवाल है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट अलोकेट और डायरेक्ट फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सेम लाइन है जो पहले में थी दूसरे में थी। इन डूइंग सो इट परफॉर्म कौन सा फंक्शन? सीधी सी बात है सर, अलोकेट कर रहा है। अलोकेटिव फंक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सेट के अंदर डिफरेंस आता है। हम बोलते हैं कि सर सेट तीनों अलग है, अलग नहीं है सेट। एक में डायरेक्ट पूछ लेंगे, एक में असर्शन के फॉर्मेट में पूछ लिया, तीसरे में फिल इन द बैंक्स पूछ लिया, पर पूछा एक ही प्रकार का सवाल है, तो वो आपके ऊपर है कि कौन से में आएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4। इन द डैश मार्केट प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। किस प्रकार के मार्केट में प्राइसेस जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय मैनेजमेंट? बताओ। अरे भाई बहुत आसान है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होगा जिसके अंदर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटी इशू होती है। तो यहां पर मार्केट के डिमांड फोर्सेस नहीं होते, डिमांड सप्लाई से कुछ नहीं होता। जब पहली बार शेयर इशू किए जाते हैं तो वो शेयर जो है वो
प्रोसीड करते हैं नए बाजार के अंदर, जो मैनेजमेंट प्राइस देता है उस प्राइस पे। तो प्राइमरी मार्केट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन नहीं है? पहला, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू न्यू, हमें यही हो गया आंसर, न्यू सिक्योरिटी। ये प्राइमरी का है भाई साहब, ये प्राइमरी का फंक्शन है, ठीक है। इंश्योर सेफ्टी, ये तो सही है। कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सही है। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर है अपना ए, प्राइमरी मार्केट। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? चलिए, इन द डैश a securities account can be opened, all share can be deposited in it, these can be withdrawn or sold anytime, an instruction to deliver or receive share on behalf of investor can be given। प्राइमरी मार्केट नहीं, खरीदा बेचा, डिपॉजिट तो नहीं होते प्राइमरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होते, बैंक पे डिपॉजिट नहीं करता। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बिल्कुल सही है। डिपॉजिटरी इज द करेक्ट आंसर। जो तुम्हारा एनएसडीएल और सीडीएसएल होता है ना, उसके अंदर दो ही डिपॉजिटरी अपने यहाँ पर, एनएसडीएल और सीडीएसएल, इन दोनों के अंदर शेयर रखे जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डिपॉजिटरी। तो करेक्ट आंसर वुड बी डिपॉजिटरी। परफेक्ट है, ठीक है। चलो अगला सवाल। By quoting the line from the para, identify and state two function that has been performed by SEBI। सेबी के दो फंक्शन बताने, तो तीन होते हैं बेटा, रेगुलेटरी हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया और डेवलपमेंटल हो गया, ठीक है। इसके अंदर कई सारी डिटेलिंग होती है। अगर ऊपर की हेडिंग वाले मिल गए तो वेल एंड गुड है, नहीं मिले तो अंदर जो डिटेलिंग है वो ढूंढेंगे। चलो देखते हैं। मिस्टर संजय मेहरा वॉज द चेयरमैन ऑफ टर्न बैंक। द बैंक वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट। शेयर होल्डर वर हैप्पी एज द बैंक वॉज पेइंग रेगुलर डिविडेंड, ठीक है। The market price of this share were also steadily rising. The bank was about to announce taking over of Vena Bank. ठीक है. Mr. Sanjay Mehra knew that the share price of Taran would rise on this announcement. Being a part of a bank, he was not allowed to buy the share. लो भाई, हो गया। इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है शेयर। ये इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लियर कट एग्जांपल है कि सेबी जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया, और प्रोटेक्टिव के अंदर भी पूछे तो प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। आगे, he called one of his rich friends Sudhir and asked him to invest 5 crore in the share of his bank। वाह रे वाह, शानो। As expected, the share went up by 40% and the market price of Sudhir's share was now of 7 crore, 4 crore, 5 से 7 हो गया। He earned a profit of 2 crore. He gave 1 crore to Sanjay Mehra and kept 1 crore for himself. On regular inspection, ये लो आ गया रेगुलेटरी फंक्शन। On regular inspection and conducted inquiry of the brokers involved, Security Exchange Board of India was able to detect the irregularity, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। और यहां पे आप लिख सकते हैं कंडक्ट इंक्वायरी, कंडक्ट रेगुलर इंक्वायरीज, ठीक है जी। समझ में आ गया? अब देख सकते हैं बोर्ड में क्या दिया हुआ है, जस्ट चेक इट आउट। तो यहां पर बोर्ड में दिया गया है पहला रेगुलेटरी फंक्शन ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड कंडक्टेड इंक्वायरीज, वही आ गया सेम टू सेम। सेकंड प्रोटेक्टिव फंक्शन है इंपोर्ट हैवी पेनल्टी ऑन संजय मेहरा, इनसाइडर ट्रेडिंग वाली बात हो गई यहां पर, ठीक है। लगा है क्या इसमें? अच्छा, शी इम्पोज वेरी, ये वाली लाइन भी है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर कट आंसर जो है आपका सिंपली आ गया है। तो मतलब ऐसा कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं था यार, थोड़ा सिंपल सा ही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज एज डिस्कस इन द अबोव पैरा। तो स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी फंक्शन है वो आपके दिमाग में आ जाएंगे, वो सारे फंक्शन देखो, ठीक है। कोटिंग द लाइन फ्रॉम अबोव पैरा, स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमें 4 फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के बताने हैं, ठीक है। तो देखें, पहला, स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर,
ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये तो सीधे दे दिया भाई, ठीक है। इट क्रिएट कंटिन्यूस market whether the securities are bought and sold. It give investor a chance to disinvest, providing liquidity through the process of reinvestment, disinvestment, saving get channelized. ये रहा दूसरा फंक्शन, पहला ये भी हो सकता है रेगुलेटर, ठीक है। To ensure that investing public gets a safe and fair deal, provide safety to the transaction. The member of the stock exchange were is well regulated, dealing with well according to the existing legal framework. It also ensure wider share ownership by regulating new issue, better trading. ये हो गया तुम्हारा वो हो गया एजुकेटिंग पब्लिक हो गया, और स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट हो गया, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट हो गया, ठीक है जी। तो 5-6 तो यहाँ क्लियर कट दे रखे, आपको कितने बताने हैं? 4 बताने हैं, अपन ने 5 से 6 निकाल दिए हैं। लेट्स चेक इट आउट। पहला, प्रोवाइड लिक्विडिटी, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट इसने ले लिया। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन भी है, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट भी है, और भी तुम लिख सकते हो एजुकेटिंग न्यू पब्लिक इन्वेस्टर्स, ये भी आप कह सकते हो। अच्छा, पर ये तो सेबी का है ना, हाँ ये तो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये नहीं देंगे, एजुकेटिंग नहीं कहेंगे क्योंकि वो सेबी का है, स्टॉक एक्सचेंज का नहीं है, ठीक है जी। समझ में आ गया? कितने आसान सवाल आते हैं, हम देख के ऐसे परेशान होते हैं। चलो अंतिम सवाल करते हैं, इस चैप्टर का खत्म करते हैं। Identify the step in the trading procedure for buying and selling of security which has been discussed above. मतलब जो ट्रेडिंग प्रोसेस है जिसमें आपके एनसीईआरटी में 10 है, एनसीईआरटी वाले लिखना, ठीक है, ऐसे मत किसी रिफ्रेशर से 5 मत उठाना, 10 ही है, तुमको 10 के 10 लिखने हैं, ठीक है। चलो, और सीयूटी के लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है जी। चलो, स्टेट द 4 स्टेप ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर के 4 स्टेप बताने हैं, कौन से? नेक्स्ट 4 स्टेप, ठीक है। तो पहले तो अपने को ये बताना है बेसिकली कि कौन से 2 स्टेप की बात की गई, उसके बाद के फिर 4 दिखाने। चलिए, तो राधिका गॉट 10 लाख रुपीज आफ्टर सेलिंग द पेरेंटल प्रॉपर्टी विच शी हैड गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर ग्रैंडमदर. Her friend advised her to invest the security in the stock market. Radhika was unaware of the procedure for the same. Her friend introduced her to selecting a broker. हो गया, ये हो गया, selecting a broker हो गया. Who was registered as the National Stock Exchange? Radhika approached the broker. The broker guided to opening a demat account with depository. हो गया. 2 पार्ट यहां पर बोले गए, देखो, एक तो इन्होंने बोला कि हम ब्रोकर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, आपने डीमेट अकाउंट खुलवा दिए। अब अगला काम क्या होगा भाई? 2 तो ये हो गए, सिलेक्टिंग ऑफ ब्रोकर, सिलेक्टिंग ऑफ अ कौन है भाई, ब्रोकर, और नेक्स्ट हो गया आपका ओपनिंग डीमेट अकाउंट, ठीक है। बाकी 4 आपको बताने, तो बस प्लेसिंग द ऑर्डर, मैचिंग द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट नोट। कितना आसान सवाल है, चेक करें। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर, मैचिंग द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर और इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। कितना सिंपल है यार, ये तो बहुत ज्यादा आसान आसान सवाल हो गए। ये आए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, हम तो नहीं लाए भाई, ये है तो सीबीएसई 2020 में आए वाला सवाल, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बता दें। द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी which uses availability and affordability as the means to achieve the objective. सामान अवेलेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल यानी कि सस्ता होना चाहिए। तो ये कौन सा है? ये लोग होते हैं प्रोडक्शन वाले, जिनका मानना है कि जितना हो सके उतना बनाओ, बिक जाएगा, देखेंगे जैसे तैसे। करेक्ट आंसर है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दे ऑलवेज फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग एट लोअर कॉस्ट, ठीक है जी। चलिए, ओह वाओ, हरी अप, क्या बात है, 50% ऑफ ऑन ऑल क्लोथ्स, हरी अप, यहां से आंसर है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन सेल्स प्रमोशन बिना बोले, ये हमारे लोगों ने ना इसको एआई से थोड़ा सा चमकाया होगा, ठीक है। ये 2 days लेफ्ट भी था इसमें, बाकी नहीं भी लिखा हो तो हरी अप से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन है यहाँ पर? तो भाई सीधी सी बात है, ये सारी सेल्स प्रमोशन है, शॉर्ट टर्म टेक्निक है ताकि हम स्टॉक को जो है खत्म कर पाए। तो सिंपल आंसर था इसका, तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक। चलिए, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है सेल्स प्रमोशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ओह ठीक है। द टूल ऑफ कम्युनिकेशन used by Benu daughter to
रिवाइव द बुक स्टोर। बुक स्टोर रिवाइव करने के लिए कौन सा उसमें कम्युनिकेशन की बात आई है। देखो कम्युनिकेशन जो है ना वो एडवर्टाइजिंग में भी होता है, पर्सनल सेलिंग में नहीं होता, सब में ही है। चलो देखते हैं। बीनू हैज अ बुक स्टोर इन शब्द कॉल बुकमार्क। फॉर द ईयर द बुक स्टोर वाज डूइंग रीजनेबल वेल, बट with the rise of digital books and online retailer, the sales has declined. Beenu daughter, who has just completed MBA with a specialization in marketing, क्या बात है, decided to launch the marketing campaign to revive the bookstore. The company campaign was focused on the joy of reading book in physical form, the joy of turning pages, and the warm atmosphere of the bookstore. She organized a story writing and other competition every week. Public relation बना रही है भाई। The information was given to the parents and children through television, radio, children magazine, etc. भैया आंसर आ चुका है मेरे पास। चलो आगे देख लो। अट्रैक्टिव प्राइसेस हैज बीन, ओके, तो यहां पर है ना सारी ही चीजें इन्होंने कह दी है। ऑफर टू द विनर, दिस इंक्रीज द फुटफॉल ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स एट द बुक स्टोर एंड सून बिकेम पॉपुलर। तो देखो भाई यहां पर तीनों चारों चीजें जो है आई है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से क्या सबसे सही है। देखो यहां पर है ना एडवर्टाइजमेंट की भी बात की गई है, यहां पर पब्लिक रिलेशन की भी बात की गई है, ठीक है, और कुछ है, पर्सनल सेलिंग तो है नहीं, सेल्स प्रमोशन की भी है नहीं, तो दो चीजें तो यहां पर है। अब देखो आप ध्यान से बात समझना, हम जो यहाँ एडवर्टाइजमेंट ये लोग कर रहे हैं ये क्या किताब का कर रहे हैं? नहीं सर, ये किताब का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, ये अपने कंपटीशन का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और कंपटीशन जो है वो पब्लिक रिलेशन बनाने का तरीका है, ठीक है। कंपटीशन इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक रिलेशन। अगर वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बेच रहे होते तो बात अलग थी, पर वो प्रोडक्ट की अवेयरनेस, प्रोडक्ट की नहीं कंपटीशन की अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं थ्रू रेडियो, चिल्ड्रन मैगजीन, टेलीविजन, जिससे वो कंपटीशन करा पाए और उसकी फील से लोग जो है खरीद पाए। सो इट इज द करेक्ट आंसर। वो एक तरीके से अपने स्टोर की पीआर यानी पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल था, बच्चे कंफ्यूज होते, सेशन 2023-24 में आया हुआ, 23-24 क्या 24 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। गुड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर देखें पब्लिक रिलेशन। चलो अगला सवाल, लेंसो, लेंस कार्ड लिख देते हैं, वॉस विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। लेंसो was started as the online eyewear company selling glasses and contact lens on their website. Recently set up a uniquely designed offline store so that the customer can buy their products from the company showroom। ठीक है, तो ये तो जीरो लेवल हो गया, जीरो लेवल हो गया, क्योंकि डायरेक्टली हम कंपनी से ही सामान खरीद रहे हैं, कंपनी के स्टोर से ही सामान खरीद रहे हैं। सो करेक्ट आंसर हो गया आपका जीरो चैनल। अगर ये रिटेलर को देते, डिस्ट्रीब्यूटर को देते तो बात अलग थी, ये डायरेक्टली कंपनी के शोरूम से ही सामान जो है वो खरीदा जा रहा है। समझ में आ गया क्या? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। अ पर्सन फीलिंग हंग्री, क्या पूछा गया है? द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग, ये क्या है? ठीक है, ऑफरिंग टू गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट्स और सर्विस इन रिटर्न टू एक्सचेंज, हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर फूड। अरे यार कितना आसान है तो यार, ठीक है, कि पैसा दो बदले में खाना लो, ठीक है, उसको जो पैसा चाहता है और खाना देना चाहता है, बेसिकली दिस इज व्हाट सर, दिस इज एक्सचेंज ऑफ फूड ऑफ रूपी फॉर फूड। एक्सचेंज मैकेनिज्म इज द करेक्ट आंसर। एक्सचेंज मैकेनिज्म आपका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि लिखा है कि जिसको भूख लग रही है वो पैसा दे के खाना लेना चाहता है उस व्यक्ति से जिसके पास खाना है और जो पैसा चाह रहा है। तो कौन सा फीचर है? एक्सचेंज मैकेनिज्म इज दी करेक्ट आंसर। चेक करें, बिल्कुल सही जवाब है एक्सचेंज मैकेनिज्म। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मजा आगे। अच्छा, इन्होंने सीयूईटी के लिए आगे अप्लाई कर रहे हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं चैनल का। सीयूईटी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 12वीं के बाद सीयूईटी में फोड़ेंगे। चलो, नेम एंड स्टेट द एलिमेंट and explain any three component of the element. The physical handling and movement of goods from one place to of production to the place of distribution. तो ये तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई यार, प्लेस मिक्स हो गया है, तो प्लेस मिक्स कह सकते हैं इसको।
ठीक है, देख लो एक बार, द फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर वो बना है वहां से लेकर के जहां पर वो बिका है वहां तक लेके आना, वो क्या है, प्लेस मिक्स, या फिर बोले तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख दो उसको, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 3 कंपोनेंट बताने, तो 4 कंपोनेंट होते हैं, आपको याद होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से होते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल, इनमें से कोई 3, एनी 3। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेसिकली ये कम आता है, अब पिछले साल तो था, पिछले से पिछले साल, पर अब की आने की इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, तो बस इसको एक बार ओवरव्यू कर लो। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ये 4 ही होते हैं, आपको कोई भी 3 जो है इसमें से लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक, ओहो बड़ा क्वेश्चन, और इसने बोला है कोटिंग लाइन, लाइन भी कोट करनी है, अच्छा भाई साहब। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो भाई फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो अपन ने बहुत सारे पढ़े, ठीक है, 12 14 पढ़े भाई साहब। ठीक है, उनको उनमें से कोई 3 है। ठीक है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक साथ आता है उसमें। ठीक है, और स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्राइसिंग, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से 3 फंक्शन है ना, हो सकता है सीक्वेंस में मिल जाए, चलो देखते हैं। Ayush and Reena were passionate about sustainable agriculture and healthy living. They wanted to start the business of selling organic produce. They had a small farm in the rural area where they began growing fresh organic produce and herbs. In the beginning, they faced challenges in marketing the organic products. They realized that their high quality produce needed for better presentation and strong identity, branding, to stand out in the competitive market. They named the business Aarti Store. हाँ ठीक है, तो ब्रांडिंग हो गया, ये तो ब्रांडिंग है, ये ब्रांड किया इसने, which indicates product benefit and quality is reflected in the values of business, sustainability and health. They choose a logo, तो आप यहां से ब्रांडिंग लिख दो उसको, they choose a logo that incorporate elements and nature and use of earthy colors to convey their organic commitment. लो, ये तो हो गया ब्रांडिंग। They designed and developed eco-friendly biodegradable bags. लो, ये बैग यहां से ले लो, तो ये हो गया पैकेजिंग, तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रांडिंग। ठीक है, पैकेजिंग and usable containers to courier their products to the customer. They also added personal touch including handwriting notes. तो लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक साथ ही है, वैसे अगर आप फंक्शन पढ़ोगे ना तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक साथ ही है इन ईच बैग। ठीक है, बेसिकली 2 हुए अभी, वैसे 3 अगर पैकेजिंग और लेबलिंग करोगे तो अलग भी हो सकता है, पर फंक्शन है इसलिए एक साथ देख रहा हूं। They also designed and developed product stickers with detailed information about organic certification. इसको तुम बोल सकते हो, है ना, ये लेबलिंग के पार्ट भी आ सकता है, इसमें भी तुम लेबलिंग लगा सकते हो। The stickers were developed or put on the bags of reusable container to customer convenience. कस्टमर का कन्वीनियंस देखा जा रहा है। Aarti Store created a user friendly website. एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट उन्होंने बना दी है। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट हो गया तुम्हारा, हो गया ठीक है। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट में तो क्या है, प्रमोशन, प्रमोशन तो इसने बोला नहीं है, फंक्शंस के बारे में ही पूछा है, बोलता तो अपन प्रमोशन इसमें कर सकते थे, है ना, तो प्रमोशन होता तो है यार, होता ना, हाँ प्रमोशन डाल सकते हैं, पर अभी इसने कुछ करा है क्या, टेक्नोलॉजी को यूज करा, बेचा है क्या, उससे बेचा है क्या, देखे पोटेंशियल कस्टमर एंड देयर प्रोडक्ट फॉर परसुइंग देम टू बाय विद द सेम, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये रहा, बेचा भी है उन्होंने, तो यहां से तुम्हारी प्रमोशन हो गया, प्रमोशन एंड सेलिंग, प्रमोशन एंड सेलिंग, ठीक है। They had built a loyal customer base and made them earn profit in the competition, ठीक है, प्राइसिंग की बात नहीं की। In an year they will be able to secure contract with local grocery and restaurant, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है और प्रमोशन है, ठीक है। अगर प्रमोशन मुझे दिख रहा है, बाकी अगर प्रमोशन नहीं भी होगा तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग तीनों अलग अलग दिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट क्या है। तो इसने बोला है ब्रांडिंग है, ठीक है, और ब्रांडिंग कैसे, अपन ने वही लाइन यूज की थी, ठीक है, 2 जगह इसने बताया है। पैकेजिंग और लेबलिंग है, ठीक है, देर इज 2 जगह, अच्छा पैकेजिंग और लेबलिंग 2 जगह, प्रमोशन भी है, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने वेबसाइट वाली बात है, हाँ ठीक है, वेरी गुड है, वेबसाइट वाली बात इन्होंने कही है। तो यहाँ पर ब्रांडिंग भी है, पैकेजिंग भी है और लेबलिंग भी है, ठीक है जी, ये तीनों चीजें यहाँ पर बनती हैं। वेरी गुड, मजा आया क्वेश्चन में। चलो प्रश्न क्रमांक 8,
आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। फिलोसफी तो तुम्हारे 5 होती हैं, उनमें से कोई एक है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, या सेलिंग हो सकता है। 5 में से कोई एक है। उसके एडवांटेज बताने, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। अच्छा, ब्रांडिंग के फायदे बताने, तो ये तो तुम बिना लिखे भी ब्रांडिंग के फायदे लिख सकते हो। मार्केटर को क्या होता है, जैसे थोड़ा सा स्टैंड आउट कर जाता है अपना प्रोडक्ट, और डिफरेंशिएशन करने में इजी रहता है। हैवी प्राइस तुम चार्ज कर सकते हो, ठीक है। रिकॉल कस्टमर बेस ज्यादा आ जाता है, तो ये तुम अभी भी लिख सकते हो। अच्छा, हाईलाइटेड इन द अबव केस है, ठीक है। तो इनमें से जो ऊपर वाले केस, मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में लिखे हुए, वही तुम्हें बताने, ठीक है। तो मिल जाएंगे, मतलब ऐसा ही कुछ होगा। देखते हैं। JTM लिमिटेड लॉन्च्ड बड़ी लाइन एन एक्सरसाइज बुक and comprehensive stationery brand name comprising of ball pen, gel and geometry box after identifying the target market। देखो मिल रहा है यहाँ पे, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई किया, कस्टमर की नीड एंड वांट को समझा, और फिर गुड क्वालिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया, जो कि एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो छोड़ देते हैं अपन, पर यहां पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। इको नहीं, रुको, मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग इको फ्रेंडली है ना, सोसाइटल लो, सोशल, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। इको फ्रेंडली इसने यूज कर लिया, तो अपन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा इसमें, ठीक है। दे वांटेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम ऑन क्रिएटिंग ब्रांड नेम एज दे न्यू विद द ब्रांड नेम। देखो, डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट, ये आ गया यहाँ पे कि हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांड नेम दे कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। तो ब्रांड नेम के बिना काम नहीं होगा, ब्रांड नेम से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। They can never be sure of the sale of their product. The effort paid off in the demand, डिमांड बढ़ जाती है। The customer like the brand, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी यहां से बना सकते हो। कस्टमर हैबिचुअल ट्रेट यहां पर बन जाएगा, ठीक है। और हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। 4 तो यहां पर बोल दिए हैं, 5वां भी हो गया स्टेटस सिंबल। तो 4-5 तो फीचर इसने ब्रांड नेम के बता दिए हैं, ठीक है। और बस 4-5 फीचर हैं, और ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। तो मार्केटिंग का ही एक वर्जन होता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। लेट्स चेक इट आउट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिलोसफी बिल्कुल सही है अपनी। एडवांटेजेस, हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है। एडवर्टाइजमेंट करने में मदद मिलता है, वो भी ठीक है। प्राइस डिफरेंशिएशन, वो भी ठीक है, ठीक है। और भी एक दो लिख सकते हो इसमें आप, जैसे कहा गया अपन ने क्या लिखा, स्टेटस सिंबल फॉर द कस्टमर, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। और भी आप एक दो इसमें जोड़ सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी सा ही क्वेश्चन था, ठीक है जी। चलो अगला सवाल। above para describe combination of variable, combination of variable कुछ भी हो सकता है यार इसमें। यूज्ड बाय हरियाणा टू प्रिपेयर अ मार्केट ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग के लिए वेरिएबल, क्या इसमें जा सकता है। मार्केट ऑफरिंग यानी कि मार्केटिंग की बात की गई है। मार्केट ऑफरिंग मतलब मार्केटिंग डालते हैं अपने इसको भी। मार्केटिंग के वेरिएबल्स, तो मार्केटिंग के वेरिएबल फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग का वेरिएबल 4 पीस हो सकते हैं। और कुछ हो सकता है नहीं, इन दो में से आंसर होगा, ठीक है। तो या तो फंक्शंस के बारे में क्या होगा, बहुत सारे फंक्शन होंगे, या फिर 4 पी अपने प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, इन 4 के बारे में कहा गया होगा। चलिए देखिए, Aryan was is a famous chain selling a large variety of product in the Indian market. Their products include chips, biscuits, sweets, squashes. It charges comprehensively high price than its competitors. तो प्राइसिंग तो यहां पर कहा गया है, ठीक है। प्राइस मिक्स की बात की गई है, ठीक है। बिसाइड इट ऑफर रेगुलर डिस्काउंट, तो प्रमोशन हो गया, ठीक है। लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, तो बेसिकली प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट में प्राइस में प्रमोशन में डिस्ट्रीब्यूशन की बात बोल ही देता। एंड इजी क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। इट हैज 5 रिटेल शॉप, लो ये भी बोल दिया है, रिटेल शॉप, प्रमोशन को डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस मिक्स की भी बात इसने कह दी है। थ्रू वेरियस ग्रोसरी स्टोर दैट द प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट राइट प्लेस, ठीक है। इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम, तो ये तुम्हारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दे रेगुलरली यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल टू इंक्रीज देयर सेल्स, ये प्रमोशन को वापस कह दिया। ऑल्दो यहाँ पर भी प्रमोशन है और यहाँ पर भी प्रमोशन है। तो प्राइस की भी बात कही है, प्रोडक्ट की भी बात कही है, प्रमोशन की बात कही है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्लेस की भी बात की गई है। चारों चीजों की बात की गई है। तो फंक्शंस तो यहाँ दिखे नहीं, मेनली हमें ये 4 चीजें दिखी हैं, और 4P मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चेक करें,
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चारों के चारों यहां पर दिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब है। आज तो क्या बात है, बड़े बड़े सारे हो गए। ठीक है, तो चारों की बात यहां पर कही गई है, तो चारों अपने जो है आंसर हो गए हैं। समझ में आ गया। चलिए अंतिम सवाल। और भैया कहां तक जाऊं भाई, ऊपर से नीचे तक सवाल हो गया। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है। तो कॉन्सेप्ट तो देखो कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है। एक्सप्लेन फोर फैक्टर डिस्कस इन द केस इन द रिलेटेड फैक्टर्स, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके फैक्टर हो सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर देखते हैं यार, कुछ भी हो सकता है। देखो प्राइस भी हो सकता है, प्राइस के भी फैक्टर होते हैं, प्रमोशन के तो ज्यादा नहीं होंगे, और प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के भी होते हैं, प्रोडक्ट के भी होते हैं, ब्रांडिंग के भी होते हैं, लेबलिंग के भी होते हैं, बहुत सारी चीज, मतलब कुछ भी हो सकता है आंसर। चलो चेक करते हैं। हो बहुत बड़ा यार ये तो। आफ्टर एक्वायरिंग द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल एट ऑन स्टार्टिंग द एलोवेरा फार्म, अशोक वांटेड टू बी, क्या हो गया भाई, अशोक वांटेड टू बी द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। अच्छा भाई साहब, ये अलग इसके मजे आ रहे हैं। ठीक है, he observed that the product were expensive as the demand of the product were more than the supply. He was also keen to promote the methods and practice which were economically viable, environmentally sound and at the same time protecting public health. ठीक है, मेथड सेल्स की बात नहीं की है अभी, प्रमोशन नहीं आएगा। अशोक मेन कंसिडरेशन वाज द अमाउंट ऑफ मनी, ये लो आ गया। Main consideration was the amount of money paid by the customer in consideration of the purchase of aloe vera product. He also thought that the competitor prices, तो यहां भी प्राइस बोला, यहां भी प्राइस बोला है, प्राइस मिक्स आंसर, प्राइस मिक्स। ठीक है, अब प्राइस मिक्स के तीन चार फैक्टर्स ने बोला है क्या वो ठीक है, अब वो फिर तीन चार फैक्टर हैं जो प्राइस मिक्स के आप दे सकते हैं। जैसे एक तो इसने दे दिया कि कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग देखो, सबसे ऊपर ही दे दिया कि कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं, और इसने तो बोला आफ्टर एनालाइजिंग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन डूइंग करेक्ट मार्केटिंग प्लान, तो मार्केटिंग के हिसाब से प्राइसिंग का देख सकते हैं अपन। ही केम टू नो द कस्टमर कंपेयर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू द वैल्यू ऑफ मनी, तो कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द रिक्वायर्ड टू पे, द कस्टमर बी रेडी टू बाय प्रोडक्ट व्हेन दे रिसीव दैट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज एटलीस्ट इक्वल टू द वैल्यू। हाँ, तो ये कॉस्ट की बात हुई। ठीक है, ये यहाँ पर कॉस्ट की बात हो गई, और कस्टमर की बात की गई है ना, तो यूटिलिटी की भी बात हो सकती है ना, तो प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी आप इसमें लिख सकते हो। सिंस ही वाज एंटरिंग इन द न्यू मार्केट, ही फेल्ट दे बी ओवर, he will not be able to cover all costs. He knew that in the long run the business will not be able to survive under all cost. ठीक है, तो यहां से यूटिलिटी आ गया, यहां से कॉस्ट भी आ गया। he examined the quality and features of product of its competitor, तो कंपटीशन कितना है ये वापस से आ गया, and anticipated the reaction of कस्टमर की, कस्टमर का रिएक्शन। ठीक है, वही सेम चीज इसने रिपीट कर दी। कंसिडरिंग द सेम ही डिसाइडेड, उसने ये सब देख के क्या डिसाइड किया भाई साहब, he decided to add unique feature in packaging, provide a free home delivery। ठीक है, तो मार्केटिंग हो गई। ठीक है, इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग, तो मार्केटिंग मेथड यूज्ड, ये भी आ गया। कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कंपीट विद ईच अदर, कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, तो बेसिकली सारी चीजें तो यहाँ पर आ गई हैं। चार इसने बोला, चार पांच निकाल दी बोली अपन ने, ठीक है, पांच तो निकाल दी देखो अपन ने। प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। अबे ये क्या हुआ, अब इसका प्रोडक्ट देख लिया हमने, प्रोडक्ट क्या, प्राइस इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, फैक्टर प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गया, यूटिलिटी एंड डिमांड हो गया, कंपटीशन हो गया, मार्केटिंग मेथड हो गया, और प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये अपन ने निकाला था प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, बट ठीक है, अपने को चार चाहिए तो अपन ने चार फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो हो गया। तो मान को ये रहा आपका चैप्टर नंबर 11। अब ये तो हो गया क्वेश्चन, अब बात करते हैं वो टॉपिक जो मेरे हिसाब से आएंगे, तो टॉपिक्स विच विल कम इन दिस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम। तो मेरे हिसाब से जो टॉपिक आपको पढ़ने जाने हैं, ये क्या हो गया, वो है सबसे पहले फिलोसफीज, जो अपनी 5 फिलोसफी उससे क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्ट मिक्स से क्वेश्चन आते हैं, एंड प्राइस मिक्स। ये 3 टॉपिक है जिन पे मैं इस बार बेट लगा रहा हूं कि इन 3 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, असर्शन रीजनिंग का सवाल है, तो देखो वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं, पर वापस रिपीट करता हूं। असर्शन और रीजनिंग का सवाल कैसे किया जाता है, पहले उसको समझो। पहले आप ये देखो कि इन दोनों की बातें जो है वो सही है या नहीं। सबसे पहले असर्शन रीड करो, क्या वो सही है, रीजन रीड करो, क्या वो सही है।
अगर ये दोनों सही है तो अपन आगे देखेंगे, गलत है तो फिर या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। ठीक है, रीड करते हैं। Many enlightened business firm have set up their own customer service and grievance cell. ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने खुद के कस्टमर सर्विस बना रखे, सही बात है। द कस्टमर हैज द राइट टू फाइल कंप्लेंट टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है कंप्लेंट दर्ज करा सके, ये भी सही बात है। तो दोनों क्योंकि सही है तो ये दो ऑप्शन अपने यहां से कट जाते हैं। अब बात आती है इन दो में से आंसर क्या है। तो अपन आंसर कैसे निकालते हैं, अपन पढ़ते हैं असर्शन, बीच में जो लगाते हैं बिकॉज, क्या लगाते हैं बिकॉज, और फिर रीड करते हैं रीजन। वापस सुनना, पहले रीड करेंगे असर्शन, बीच में लगाएंगे बिकॉज, देन रीड करेंगे रीजन। अगर सब कुछ स्मूथ है तो आंसर होगा आपका ए, और बीच में कुछ कटपटाई नहीं सर ये दोनों बातें तो अलग अलग हो गई, तो आंसर होगा बी। ठीक है, रीड करते समझ में आएगा। Many enlightened business firms have set up their own customer service and grievance cell because the customer has the right to file the complaint and to be heard in case of dissatisfaction. ज्यादातर कंपनियों ने अपने खुद के कस्टमर सर्विस और ग्रेवियंस सेल खोल रखे हैं क्योंकि कस्टमर के पास ये अधिकार है कि वो कंप्लेन दर्ज कर सके। बिल्कुल सही बात है सर, पूरी लाइन सही बैठ गई, तो आपका आंसर होगा ए। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. यानी रीजन जो है वो इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। अगर यहाँ बिकॉज के बाद ये कुछ अटपटी बात बोल देता तो फिर हम लगाते बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। लेट्स चेक इट आउट, बिल्कुल सही जवाब है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है जी, चलिए प्रश्न क्रमांक 2। पता क्या करना है, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन from the point of view of supermarket with helping to increase the customer base। कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, कस्टमर को इंक्रीज करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कौन सी इंपॉर्टेंस जो है उसके लिए फायदे की है। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो ठीक है, देखते हैं चारों, पहले देख लो चारों चीजें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ही है, तो इन चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है। देखें, नव्या वेंट टू अ सुपरमार्केट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। She bought 1 kg of bajra flour from the supermarket. On reaching home, when he opened the packet, she found that worms inside it. Ay Ram. She was disappointed and told her son about the same. Her son asked her to check the label. When she checked the label of the packet, she found that bajra flour was stale and beyond the expiry date. क्या है, को लाई तो देख के नहीं लाती है। She approached the salesperson at the supermarket who replaced the bajra flour. Oh वाह, उसने बाजरा flour immediately बदल दिया। ठीक है, when she thanked the salesperson, she was told that it was the policy of the supermarket to satisfy the customer. ठीक है, she further told that a satisfied customer not only led to repeat sale but also provide good feedback to the prospective customer with help in increasing customer base of business। ठीक है, कि भाई हम इसलिए बदल देते हैं क्योंकि बाद में जो ये आपका बदला है तो आप खुश होकर वापस आओगे, तो यानी कि लंबे समय में हमको फायदा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप कस्टमर को खुश करोगे तो अगली बार आपका कस्टमर वापस से आएगा और आपसे बात करेगा। बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट आंसर लॉन्ग टर्म बिजनेस का इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, देखें प्रश्न क्रमांक 3, इस पे ज्यादा सवाल नहीं आते वैसे। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। ये बच्चा दिया क्या तुमने, कस्टमर के सीधा सवाल दे दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर के पास अधिकार है कि वो प्रॉब्लम फंस जाए तो उसको केस कर सकता है, यानी कि राइट टू सीक रिट्रेसल। सिंपल सवाल था, तो बिल्कुल ही सिंपल सा दे दिया है, तो राइट टू सीक रिट्रेसल बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, Which of the following is not considered as consumer as per Consumer Protection Act? यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से इनमें से कौन से कंज्यूमर नहीं है। तो भाई कंज्यूमर नहीं है तो बेचने वाला होगा, और तो क्या ही होगा, या मैन्युफैक्चरर होगा। वन पर्सन हु अवेल द सर्विस इन कंसिडरेशन, ये भी सही है। एनी यूजर ऑफ गुड इफ सच इज यूज फॉर अप्रूवल ऑफ द बायर, ये भी ठीक है। एनी पर्सन हु परचेज गुड थ्रू ऑनलाइन मींस, ये भी कस्टमर है। द पर्सन हु ऑब्टेन गुड फॉर रीसेल, देखो भाई जो रीसेल के लिए कर रहा है भाई वो कस्टमर कैसे हो गया, वो तो हो गया दुकानदार। वो कौन हो गया,
दुकानदार, कस्टमर नहीं है भैया, तो सही जवाब आपका हो जाएगा फॉर रीसेल पर्पसेस। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? चलिए अगला सवाल। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न क्रमांक 5, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू कंज्यूमर राइट डिस्कस्ड। दो कंज्यूमर अधिकार जो है अपने को डिस्कस करना है, कई सारे होते हैं, दो ही डिस्कस करने को बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्टेट द टू कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आशीष डू नॉट फुलफिल while buying the सीसी एलईडी टीवी, ठीक है। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी और दो राइट, तो यहां पे लिखते हैं अपन कंज्यूमर राइट कौन कौन से हैं जो वो पूरे इसके बारे में डिस्कशन किया गया, ठीक है। और फिर अपने को लिखना है कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके जो उसने फुलफिल नहीं किया। जा एक तो जिसके बारे में बात की गई, दूसरे उसने फुलफिल नहीं की। चलो देखते हैं। Ashish wanted to purchase one LED TV for his home. He decided to go for various stores selling electronic item to check the availability of variety of goods of different brands. तो यहाँ पे पहला कंज्यूमर राइट आ गया, राइट टू चूज। राइट टू चूज, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपनी इच्छा से सामान खरीद सकता हूँ। देखो वो अलग अलग वेराइटी, अलग अलग ब्रांड्स के पास गया है कि भैया मेरे को सामान दिखाओ, मैं सामान खरीदने में इच्छुक हूँ। तो यहाँ पर राइट टू चूज तो यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अगला क्या है? वन ऑफ हिज फ्रेंड टुक हिम टू द मैन्युफैक्चरर सेलिंग एलईडी टीवी एट ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस, 50% डिस्काउंट, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर डिस्क्राइब इट्स वेरियस फीचर एंड इंस्टेड दैट आशीष बाय एलईडी टीवी फ्रॉम हिम। Seeing the feature, Ashish decided to buy TV from him even when the TV was not having any standardization mark on it। ले भाई बेवकूफ, ठीक है। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्वालिटी मार्क देखना, जो इसने नहीं देखा है, क्वालिटी मार्क जो इसने नहीं देखा है। और when Ashish asked for the cash memo, the manufacturer discouraged him, ठीक है। कैश मेमो, asked for cash memo, asked for cash memo, वो भी इसने पूरा नहीं किया, वो भी नहीं लिया, ठीक है। और क्या है आगे, क्या है? द मैन्युफैक्चरर डिस्करेज हिम saying that it will attract additional tax, ठीक है, बेवकूफ बना दिया। He further told Ashish not to worry and promised that कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। The TV started malfunctioning and within a month she asked for its replacement। तो राइट टू बी हर्ड आ गया यहाँ पर, राइट टू बी हर्ड, कि उसको अपनी बात सुनी जानी चाहिए, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर रिफ्यूज टू रिप्लेस द एलईडी टीवी टेलिंग हिम दैट, तो फ्रॉड कर दिया है इसने, केस कर दे, राइट टू सीक रिड्रेसल कर दे। राइट टू सीक रिड्रेसल भी हो सकता है इसमें, पर नहीं अभी उसके पास कहाँ गया, अभी रुको, गया क्या कहीं? आशी डिसाइड टू फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल, ये तीन हो सकते हैं। क्या दो ही बताने थे, दो बता दिए। कैश मेमो क्वालिटी हो गया, और यहाँ पे तुम कर सकते हो फॉल्स प्रॉमिस भी उसने किया है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, दो दो बताने ना बेसिकली। तो राइट टू बी, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड इसने दे दिए, दो तो ठीक है। कंज्यूमर राइट, स्टैंडर्डाइज गुड है, कैश मेमो है, बी ऑनेस्ट विद डीलिंग वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो वही सेम आंसर हो गया आपके। एक और पूछे तो राइट टू सीक रिड्रेसल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। दो पूछे तो इन्होंने दो का जवाब दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आसान था। कब आया था? 2000 कब आया था? वो लिखा नहीं है इन्होंने, ये रहा सीबीएसई 2024 रिसेंट वाला ये, ठीक है। अगला सवाल, ओके। Which grievance redressal agency has अनुज अप्रोच्ड? कहां पर उसको जाना चाहिए? तो भाई सीधी सी बात है, अगर उसकी जो केस है वो लेस देन 1 करोड़ है, 1 करोड़ से 10 करोड़ है, और 10 करोड़ से ऊपर है, तीनों के लिए अलग अलग बनी हुई है, ठीक है ना। हम देखते हैं वो कहां जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या फिर नेशनल, ठीक है। स्टेट एनी 3 रिलीफ, 3 रिलीफ जो उसको मिलनी चाहिए, जो कोर्ट उसको दे सकता है, ठीक है। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द कंप्लेंट, अगर वो कोर्ट ओके हो गया तो उसको 3 रिलीफ जो मिलनी चाहिए, ठीक है। ओके हो गया तो रिलीफ तो अपने पास बहुत सारा है, पार्शियल पेमेंट कर दो, पूरी पेमेंट कर दो, सर्विस वापस ले लो, और और सेलर को बोल सकता है कि भाई तू पेनल्टी की भी पेमेंट कर दे, और ये भी कह सकता है कि तू सेलिंग बंद कर दे, ठीक है। बहुत सारे, वो तो बहुत सारे रिलीफ हैं, मतलब 15-20 रिलीफ है, उनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 3 ही तो लिखना है, कोई से भी लिख दो। अपना मेन काम है कि ये पता करना कहाँ वो जाएगा। Anuj, after a lot of research with paid asset development in advance of 2 crore, oh भाई साहब, to build a lavish house for him.
They promised to deliver the property within 18 months. At the end of 18 months, Anuj asked for the delivery of the property many times, but the developer did not respond. Anuj realized that asset developer was not in the position to hand over the property to him. Anuj asked for the refund of the money with interest. Asset developer refused. ठीक है, 1 करोड़ से 10 करोड़ ना तो स्टेट कमीशन के पास जाएगा, स्टेट फोरम के पास जाएगा, स्टेट कमीशन। ठीक है, सीधी सी बात है। तो स्टेट कमीशन के पास जाएगा और उसको अगर रिलीफ मिलती है तो क्या, बहुत सारे इसमें, हाँ बहुत सारे लिख दिया, कोई भी देखो, रिफंड हो जाएगा, रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिल जाएगा, प्यूनिटिव डैमेज हो जाएगा, उसको मना कर देंगे सेलर को बेचने को। ठीक है, और वही डिफेक्टिव वगैरह सुधार दो, या फिर एडिक्वेट कॉस्ट जो है वो पार्टी को पे कर दो। मतलब वही सारी चीजें हैं। रिलीफ तो बहुत सारे हैं, तुम उनमें से अपनी इच्छा से कोई भी 3 लिख दो, क्योंकि इसने कहीं भी नहीं बोला है कि भैया आपको जो रिलीफ है वो क्वेश्चन में से निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं तो आप कोई से भी 3 लिख सकते हो, बड़ा सिंपल है। तो चलो प्रश्न क्रमांक 7 सीबीएसई 2023, स्टेट एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निकालनी है, फुलफिल्ड बाय समीक्षा बिसाइड आस्किंग, हमें आस्किंग, ठीक है, फॉर कैश मेमो। अच्छा, कैश मेमो के अलावा 4, कैश मेमो तो है ही जो उसने पूरी नहीं करी होगी, कैश मेमो के अलावा 4 और आपको ऐसी जिम्मेदारियां बतानी है जो फुलफिल करी है, जो समीक्षा ने फुलफिल करी है। अरे भाई साहब, मतलब ये तो बड़ा अच्छा कस्टमर हो गया, फुलफिल करी है। चलो देखते हैं। समीक्षा इज अ क्लास 12th स्टूडेंट हैविंग द बिजनेस स्टडीज एज वन ऑफ हर सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास भी है वो तो। आफ्टर स्टडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज वन ऑफ द चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है, वो तो पढ़ा ही रहे हैं, बनाओ तो क्या कर रहे हैं, है ना। ठीक है, शी ट्राइड टू अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज while purchasing the goods. She was very fond of cooking and always try new recipe. This time she want to purchase a bread maker to prepare instant homemade bread. She check online of various brands of bread maker and available in the market and compare their price. ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया कि आप जो है मार्केट में जो अवेलेबल गुड्स हैं उनके बारे में जानकारी रख रहे हो और उससे रिलेटेड कॉशियस कंज्यूमर हो गया, या बोले तो बी कॉशियस या बी अवेयर, बी अवेयर या कॉशियस। कॉशियस क्वालिटी को लेकर भी होता है, कॉशियस अबाउट द चॉइस अवेलेबल इन द मार्केट, इसको लेकर भी आप कॉशियस हो सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। बीइंग एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर शी लुक फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, ये तो दूसरा हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क हो गया। ठीक है, नेगोशिएट द प्राइस प्रिंटेड ऑन लेबल, चैट द डे। अरे भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा सीरियस ले गए बिजनेस स्टडीज को। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, गारंटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सब कुछ इसने देख लिया है, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। ठीक है, और देखते हैं और कुछ है, रीडिंग लेवल भी हो गया, ये तो रीड लेवल भी हो गया, रीड लेवल्स भी हो गया, और बोलो, मुझे तो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी कस्टमर हो गई। After satisfying with all the concerned information, she purchased a bread maker and as a responsible consumer, asked for cash memo. वो तो इसने बोला ही है। After coming back, she opened the packaging of bread maker and found the instruction. ठीक है, instruction read करना, ये भी तुम्हारा हो गया, एक और लिख लो। ठीक है, she carefully read all the instruction and operated the bread maker step by step for successful making nice आटा bread for a family. ठीक है, तो चारों यहाँ पर तुम्हें दिख ही रही है, चारों अपन ने बना दिए। चेक करें, देखो क्या है, पहला बी अवेयर हो गया, सेकंड स्टैंडर्डाइज गुड हो गया, थर्ड लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। ठीक है, ये भी हो गया, रीड लेबल पे रिस्क एसोसिएटेड हो गया। नेक्स्ट है रीड लेबल और असर्ट योरसेल्फ टू गेट अ फ्री डे, फेयर डे, ये तो फालतू में लिख दिया, क्यों लिखा है, देखा क्या बात थी, फालतू में लिख दिया तुम लोगों ने। ठीक है, ओके, ठीक है, सही है। ये रीड लेबल्स हो गया, लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क के अंदर वाले लेबल्स हो गए। ठीक है, तो चारों चीजें वही है, मतलब सिंपल सा सवाल था, ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, अंतिम सवाल छोटा सा ही है, तो 2020 का। State any 6 function which the NGO can perform to impact knowledge and educate customer। ठीक है यार, इसमें तो तुम्हें ना डायरेक्ट ही आए, मतलब तुम ये पढ़े बिना भी लिख सकते हो, इसने कहीं बोला नहीं ऊपर से लिखना है, फिर भी एक बार रीड करते हैं, देखो हो सकता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा मिल जाए। After completing his studies, Mahesh started working in a non-governmental organization NGO. ठीक है, as an administrative officer, the organization is engaged in activity related to consumer welfare. One day when his mother returned from home after shopping, she gave him the mixed fruit juice which she had brought. After consuming the juice, Mahesh started feeling uneasy. On checking, he found that the juice packet was purchased was without an FPO mark. ठीक है, he realized that there is a strong need to educate customer about the role of, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है,
तो यहाँ पर आपको 6 फंक्शन ऑफ एनजीओ बताने हैं, तो 6 फंक्शन तो आपकी पुस्तक में जो भी 6 लिखे हैं वो आप बता सकते थे इसमें, ठीक है, कि एजुकेट कर दो, उनके बिहाफ पे कंप्लेन दर्ज कर दो, ठीक है, नुक्कड़ नाटक टाइप करवा दे दो, ठीक है, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा दो, उनको लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा दो, और कस्टमर बन के तुम लैब टेस्टिंग भी करवा दो। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। देखते हैं उन्होंने क्या 6 लिखे हैं। पहला, एजुकेटिंग जनरल पब्लिक। सेकंड, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, ठीक है। थर्ड, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग। चौथा, एनकरेजिंग कस्टमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, प्रोवाइडिंग लीगल और फिलिंग कंप्लेंट्स और टेकिंग इनिशिएटिव फाइलिंग कंप्लेंट फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर के बिहाफ पे भी आप कंप्लेंट करा दो। तो यहाँ पे 7 दी गई है, आपको कोई भी 4 5 6 लिखनी थी वो आप लिख देंगे, ठीक है। अब इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आता, मगर आएगा भी तो आपके 2-3 ही आएगा, इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सारे पीवाईक्यू हैं जो कि अपन यहाँ पर कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो मेरे हिसाब से इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो एज पर माय कंसर्न जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वो सबसे पहला तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर राइट्स एंड रोल ऑफ एनजीओ। ये 3 टॉपिक है जो इस चैप्टर में से निकल के आने वाले हैं, तो इन तीनों को पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। 110% पढ़ के चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से कौन सा टॉपिक पूछता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। सीरीज में मजे आए, और आंसर राइटिंग के लिए वीडियो आ रही है तो उसको जरूर चेकआउट करें। सीयूटी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।